नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। बीच चुनाव एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसे लेकर सियासी तूफान मच गया है व्यूअर्स। प्रधानमंत्री की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक 1950 से 2015 के बीच 65 साल में हिंदुओं की आबादी लगभग 8% कम हो गई है, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की आबादी में 43% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। और सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, ईसाई और सिख और बौद्ध समुदाय की आबादी भी बढ़ी है। यानी जो नेता सो कॉल्ड एक्टिविस्ट चिल्ला चिल्ला कर खान मार्केट गैंग के लोग अल्पसंख्यक खतरे में हैं वाला नैरेटिव फैलाने का इस देश में निरंतर प्रयास करते हैं, उनका एजेंडा आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस ने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में बसाया, जिसका नतीजा अब आपके सामने दिख रहा है। तो दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि सरकार जनसंख्या पर भ्रम फैला रही है। तो आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। 65 सालों में हिंदू आबादी 7.82% घटी। 65 सालों में मुस्लिम आबादी बढ़ी 43.15%। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जैसे ही ये आंकड़ा जारी किया, सियासी बवाल मच गया। इस रफ्तार से पॉपुलेशन बढ़ रही है और कांग्रेस पूरी तरीके से कटिबद्ध है कि मुस्लिमों को जनसंख्या के आधार के ऊपर आरक्षण देंगे, तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या में किसका आरक्षण भविष्य में काटते रहेंगे? SC, ST, OBC का। ये कांग्रेसियों ने तमाम देश को धर्मशाला बना दिया। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी, इसको वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में सिख और ईसाई धर्म की आबादी में भी बढ़ोतरी हुई है। हालांकि पारसी और जैन धर्म के लोगों की आबादी घटी है। सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना की बात ये लोग कर पाए। देखिए, 80 वालों का नीचे आना और 20 वालों का 44 की गति से ऊपर जाना, ये शुभ संकेत है क्या? इस बीच बीजेपी की फायर ब्रांड नेता नवनीत राणा के एक बयान पर भी बवाल मच गया है, जिसमें उन्होंने छोटे ओवैसी के 15 मिनट वाले बयान का जवाब दिया है। हिंदुस्तान, हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन सा हल है। 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। मोदी जी को बोलिए कि उनको 15 नहीं बल्कि 15 घंटे उनको मिल जाए। चलिए करिए, करके बताइए, देखते हैं क्या होता है। ये तुष्टीकरण की जो ABC है ना, A से ओवैसी असदुद्दीन, B से BRS और C से कांग्रेस पार्टी, ये तीनों एक ठेले के चट्टे पट्टे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि बीच चुनाव में आबादी वाली रिपोर्ट से क्या कोई नया टर्न आने वाला है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। 80 कम 20 ज्यादा। क्योंकि एक्सरे की बहुत बात हो रही है इस चुनाव के अंदर, तो चलिए आबादी पर एक्सरे करने वाला विश्लेषण आज आपको दिखाते हैं। साल 1950 हिंदू आबादी 84.68%, आबादी 7.82% घटी है, यानी कम हुई है। लाल निशान आपको दिख रहा है। साल 2015 में हिंदू आबादी आप देख सकते हैं कितनी है, 78.06% आबादी है। अब आते हैं साल 1950 मुसलमान की आबादी 9.84% और आबादी जो हमें दिख रही है। इसके बाद आबादी जो है वो 9% के हिसाब से बढ़ी है। ये ग्राफिक्स में कुछ त्रुटि है, लेकिन बड़ा जी लेकिन अब मुस्लिम देशों का ट्रेंड अगर हम देखें तो पाकिस्तान में 1950 में मुस्लिम आबादी 77.45%, 2015 में 80.36%, बांग्लादेश में 1950 में मुस्लिम आबादी 74.24%
और 2015 में 88.02%। अब यूपी और असम का हाल देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश और असम के अंदर ये जो यूपी और असम पुलिस की रिपोर्ट है कि बॉर्डर से सटे जिलों में मुस्लिम आबादी 32% तक बढ़ी है। लेकिन आज का बड़ा सवाल क्या है? भारत में अल्पसंख्यक खतरे में है, ये वाला जो नैरेटिव था ये फर्जी साबित हुआ है और ये ध्वस्त हो रहा है। आज यही बड़ा प्रश्न है। लेकिन मैं एक बार फिर आता हूं पहले वाले ग्राफिक्स के ऊपर, जो कि आबादी का एक्सरे वाला ग्राफिक्स है। उसके अंदर ये जो मुसलमान आबादी आपको दिख रही है, इसके अंदर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1950 के अंदर मुस्लिम आबादी 9.84% थी, अब वो बढ़ के 14.09% हो गई है, यानी 43% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उधर 7% की, यानी तकरीबन 8% की कटौती देखने को मिली है। मेरे साथ बात करने के लिए कौन कौन है? आइए, प्रेम शुक्ला है मेरे साथ, शुभराष्ट्रा है मेरे साथ अमीक जमई है, सपा के प्रवक्ता, वारिस पठान है AIMIM के प्रवक्ता। मैं आपसे शुरुआत करता हूं वारिस भाई, क्या आपको लगता है कि ये जो एक्सरे की बात लगातार विपक्ष कर रहा था कि देश का एक्सरे होना चाहिए, आबादी का पहला एक्सरे आया है तो परेशानी हो गई है? देखिए अमीश भाई, आपकी सब बातों का जवाब दूंगा। 3 चरण चुनाव के हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। बीजेपी को पूरी तरह से समझ में आ गया कि वो जो अपना नारा था अब की बार 400 बार, वो तो टोटल फ्लॉप हो गया। अब की बार 150 पार होना भी मुश्किल हो गया है। अब वो जो झटका लगा है ना, वो दिल और दिमाग पे ऐसा पड़ा है जिसका जीता जागता नमूना और सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। नवनीत राणा कल स्टेज पे खड़े हो गई। नवनीत राणा खुद खड़ी थी, अमरावती से चुनाव लड़ी। उनको पता है कि उनको पूरी तरह से हार मिलने वाली है। और वहां पर आनंदराज अंबेडकर साहब खड़े थे, जिनको हमारी पार्टी ने समर्थन दिया, वो पूरी तरह से जीत रहे। तो वो जो दिल में दर्द, दिमाग के अंदर झटका पड़ा, फ्रस्ट्रेशन, तो क्या बोला उन्होंने, कितनी बड़ी बात बोली अमीश भाई। लेकिन 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दो। ये क्या करेंगे 15 सेकंड को पुलिस हटाने के बाद? बताइए अमीश भाई, क्या हम सबको एक साथ बांट डालेंगे? क्या ओवैसी ब्रदर को क्या करेंगे? मॉब लिंचिंग कर डालेंगे? हम सबको क्या गैस चेंबर में डाल देंगे? गन मशीन से उड़ा देंगे? क्या करने वाले? नहीं, देखिए अभी जो हटा दीजिए पुलिस, चलिए एक सेकंड। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं एक सेकंड। पॉइंट ये है कि हिंदू जो पॉइंट आया है, जो प्रश्न है, उसका जवाब दे दिए। हिंदू आबादी 7.82% कम हुई है और मुस्लिम आबादी 1950 के बाद 43% से ज्यादा बढ़ी है। अब इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, जवाब देंगे। पहले नवनीत राणा के ऊपर एफआईआर क्यों नहीं हो रहा? अगर ये अल्फाज वारिस पठान ने बोला होता तो अब तक मेरे को एफआईआर करके जेल में डालते। इलेक्शन कमिश्नर इस बात का संज्ञान क्यों नहीं ले रहा? क्या ऐसा भाषा का इस्तेमाल करना अलाउड है? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से ये हेट स्पीच है, कम्युनल डिसहार्मनी क्रिएट करने की बात है, डायरेक्ट थ्रेट है। अब बात नंबर 2, अब आपके सवाल का जवाब सुनिए। अरे सुनिए, प्रेम शुक्ला जी आएंगे, अच्छी सुनिए। आपने आज्ञा संख्या की बात की, किसने बनाया है रिपोर्ट नहीं मालूम है। अचानक इस वक्त किसने बनाया रिपोर्ट? सुरक्षित व्यक्ति जो है करना है, अति सुरक्षित महसूस तो करें। झटका 3 चुनाव, किसने बनाया रिपोर्ट? चरण के चुनाव का जो झटका किसने बनाया रिपोर्ट? उसका आफ्टर इफेक्ट यही है। इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी ने बनाया, प्रधानमंत्री की, पाकिस्तान सब आ जाएगा। इकोनॉमिक एडवाइजरी कमेटी ने बनाया, प्रधानमंत्री की के अंदर फर्टिलिटी रेट, PM एडवाइजरी कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने बनाया रिपोर्ट कर रहा है मुसलमान। ओके, लेकिन प्रेम शुक्ला, ये टाइम पे लाने की क्या जरूरत थी? ये तो कब आना चाहिए? आप तो देश का एक्सरे करा रहे थे, तो देश की आबादी का एक्सरे हो गया। 1950 से 2015 के बीच में कौन कितना बड़ा है, कौन कितना कम हुआ है? नहीं, ये सच है ना? आपके तो सच्चाई से दिक्कत क्यों है? अमीश भाई सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको भी डरने की जरूरत नहीं है। अमीश भाई डरने की जरूरत नहीं है। बीजेपी हारेगी, आप तो नहीं हार रहे हो ना, आप क्या को डर रहे हो? बीजेपी हार रही है ना। ओके, प्रेम शुक्ला, पब्लिक उनको वोट नहीं देने वाली, हराएगी जी। आप पर टेंशन लो जरा भी। हाँ, अब हो गया भाई साहब कि और कुछ बोलना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो 400 पार जाएगी ही जाएगी। और ये जो 2-4 सीटों पर लड़ते हैं, क्या पिद्दी का शोरबा, इनके शोर मचाने से क्या हो जाने वाला है? जो मुद्दे की बात है, जिस मुद्दे पर हम इस विमर्श में आमंत्रित हैं, वह यह है कि क्या मुसलमानों की आबादी इस देश में बढ़ी है कि नहीं। और जब मुसलमानों की आबादी इस देश में 43% से ज्यादा गति से बढ़ी है, तो जो लोग आज दिन तक यह दुष्प्रचार करते आए हैं कि इस देश में मुसलमान असुरक्षित है, अल्पसंख्यक असुरक्षित है, उनका यह जो नैरेटिव है वो फेक था, फेक है
और फेक रहेगा। चूंकि सच का बुर्का जो है वो उठ गया है, तो इस नाते जो है जो सच को बुर्का बंद रखना चाहते थे उनको बहुत पीड़ा हुई है कि भाई ये आंकड़ा अपने सामने क्यों ला दिया। हम जो अपना गजवाए हिंद करने का इरादा पाले पड़े थे, उस इरादे के आंकड़े जो हैं वो जाहिर हो जा रहे हैं, वो भी चुनाव के समय जाहिर हो जा रहे हैं। जनादेश देने वाली जनता जो है इससे अवगत हो जा रही है, तो इनको अत्यंत पीड़ा है। अरे भाई आप लेकिन एक टाइमिंग पे सवाल है, एक टाइमिंग पे वारिस पठान ने सवाल उठाया, उन्होंने बोला इस टाइम पे क्यों रिपोर्ट आई, आबादी क्यों नहीं बढ़ गई, वहां सिख की आबादी क्यों नहीं बढ़ गई, वहां बौद्ध जैन की आबादी क्यों नहीं बढ़ गई। अरे तो आबादी आज बढ़ गई, अल्पसंख्यकों की आबादी इलेक्शन के दिन ही बढ़ गई, जैन बुद्ध आज ही क्यों लाना था, आबादी घटी क्यों चुनाव के पहले। इसका साफ सा संकेत है कि भारत में हमने जो है मुसलमानों को पूरी तरह से बढ़ने का अवसर दिया है। ये जो असुरक्षा का पाखंड करते हैं ये झूठा है। ठीक है, मैं अमीक जमाई का रुख करता हूं। अमीक जमाई, क्या आपको लगता है वो जो अल्पसंख्यक खतरे में है, अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं हो रहा, वो नैरेटिव तो आज धूमिल हो गया? अमिश जी, दरअसल खतरे में ना मुसलमान है ना हिंदू है, खतरे में ये जो कॉरपोरेट शक्तियों का जो प्रतिनिधित्व में जो प्रधानमंत्री जो रूल कर रहा था 10 साल, उसकी सत्ता है। अब देखो, दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी जब जनता उसके खिलाफ खड़ी होती तो कितना कमजोर हो जाता है। वो आत्मविश्वास खो रहे हैं, वो चैतन्य खो रहे हैं, वो विवेक खो रहे हैं। इवन प्रधानमंत्री जी पिछले एक हफ्ते से 400 पार का नाम लेना भूल गए हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी भूल गए 400 पार, अब 250 की बात हो रही है। हमारा ये कहना है कि जो भी रिपोर्ट आई है, अमिश जी आप जानते हैं, आप तो बड़ा साइंटिफिक बातचीत करते हैं हमेशा, कोई भी कास्ट सर्वे, जब हमारे पास कोई जातिगत जनगणना के कोई आंकड़े नहीं है, इवन समाजवादियों ने बिहार में जब कास्ट सर्वे करवाया उसमें भी 1 साल सवा साल लगा। तो 125 करोड़ लोगों का एक्सरे, ये जो इकोनॉमिक एडवाइजर है, जो 80 करोड़ हिंदू जो राशन की लाइनों में कटोरा लेके खड़े हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने वहां पहुंचाया, उसके बारे में कोई तरीका नहीं निकाला कि कैसे उनको गरीबी से निकालें। इस देश का किसान लेकिन एमएसपी की जगह प्रधानमंत्री ने उनको आत्महत्याएं दी। सिर्फ हिंदू खड़े, लेकिन ये इकोनॉमिक एडवाइजर, इसकी तरफ फोटो चलवा दीजिए। 80 करोड़ हिंदू खड़े हैं कटोरा लेके। ये जो इकोनॉमिक एडवाइजर, इसकी तरफ फोटो चलवाइए ताकि हम अगरबत्ती जला दें, ताकि उनका हम पैर और पकड़ लें कि भाई तुम आपत्तिजनक शब्द का प्रयोग। एक ऑब्जेक्शन आई है, एक ऑब्जेक्शन आई है। ओके, जातिगत जनगणना नहीं तो आपके पास आंकड़े आएगा। देखिए, अगरबत्ती उसके आगे जलाई जाती है जो व्यक्ति दुनिया में नहीं होता। आप कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एडवाइजर के आगे हम अगरबत्ती जलाएंगे, तो वो अभी दुनिया में है? नहीं, उनकी पूजा में, मतलब बड़ों का जब बड़ों की जब इज्जत करते हैं तो जलाई जाती है। ओके, आपको ऑब्जेक्शन क्या है प्रेम शुक्ला? हम पूजा करना चाहते हैं। ओके, प्रेम शुक्ला। ओके, 80 करोड़ हिंदू कटोरा लेके खड़ा है, वो 80 करोड़ भारतीय है, भारत का नागरिक है। 80 करोड़ हिंदू कटोरा लेके खड़ा है, ये गलत। प्रेम शुक्ला, तुम्हारी पार्टी ने यही दिया है। मुसलमान अब जो है वो राशन किसानों को मौतें दी हैं, आत्महत्याएं दी हैं। एक सेकंड, अमीक जमाई बीच में नहीं, अमीक जमाई बीच में नहीं। अगर सुबह शाम हिंदू मुस्लिम करना है, आप हिंदुओं को जो है भिखारी कह रहे हैं, कटोरा लिया हुआ। कितनी सांप्रदायिक सोच है भाई आपकी लाइन में क्यों खड़ा किया? लेकिन एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। अमीक जमाई, आप एक दानिश्वर व्यक्ति हैं, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। 80 करोड़ हिंदू क्यों कटोरा लेके खड़े होंगे? देखिए, 80 करोड़ लोगों को राशन जो मिल रहा है उसमें हिंदू भी हैं, सिख भी भाई हैं, बौद्ध भी हैं, मुस्लिम लोग भी हैं। मतलब हम क्यों ये बात बोले कि हिंदू कटोरा लेके खड़ा हुआ है? इसलिए इन शब्दों को आपको नहीं कहना चाहिए। आपकी पिच पे लाना चाहते हैं अमीश देवगन जी, बहुत साफ बोल रहे हैं, आपकी पिच पे लाना चाहते हैं। इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं को राशनों की लाइन में क्यों लगाया? वो हिंदू जो हर घर का हिंदू जो 10 किलो हिंदू को देख के, हिंदू मुसलमान देख के थोड़ी राशन मिल रहा है। राशन तो सबको मिल रहा है जी, गांव का। मैं जानता हूं, मैंने बात करी है, हमारे रिपोर्टर्स ने बात करी है, हमारे मुस्लिम भाई और बहनों को भी राशन मिल रहा है, आपने पहुंचाया। ओके, लेकिन शुभराष्ट्र, यहां पर बात थी एक्सरे की, यहां पर बात थी, लेकिन अब तो यह आ गया कि जो राशन मिल रहा है वो भी हिंदुओं को मिल रहा है। देखिए आमिश जी, जो भी अभी चुनावी माहौल में जो भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं
या जो भी AIMIM के प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं उनसे इतर एक बात रखना चाहती हूँ जो विशुद्ध रिपोर्ट के आधार पर मैं रखना चाहती हूँ। देखिए, ये रिपोर्ट 3 ऐसे लोगों ने कंपाइल की है जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई रिश्ता नाता नहीं है। प्रोफेसर डॉक्टर शमिका रवि जी, अपूर्व मिश्रा जी, जिनके साथ इंडिया फाउंडेशन में मैं स्वयं काम कर चुकी हूँ, तो इब्राहिम हुजे जी, इन लोगों ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है। और ये रिपोर्ट केवल भारत पे नहीं है, ये मैं बता दूं जानकारी के लिए। नहीं, शमिका रवि जानी वाली इकोनॉमिस्ट है सर। नहीं, शमिका रवि बहुत जानी वाली इकोनॉमिस्ट है। अगर सुभाषा काम कर रही है तो किस विचारधारा के लोग होंगे, समझ जाओ। ये यूएस की, आई एम सॉरी टू से अमित जी, आपकी नॉलेज शायद कम है। शमिका जी यूएस में न केवल पढ़ चुकी हैं बल्कि यूएस के यूनिवर्सिटीज में पढ़ा चुकी हैं। वो वापस इंडिया सिर्फ इसलिए आई हैं ताकि वो देश सेवा कर सके। 80 करोड़ हिंदू, उनके हस्बैंड बहुत, जिनके हाथों में प्रधानमंत्री ने कटोरा थमाया, पतिदेव की जो कई रिपोर्ट, उनके पतिदेव भी 52% देश की महिलाएं काम करते जब हैं, पहली बार बच्चा पैदा करती हैं, कुपोषित जिनसे आपको फायदा हो सकता है। तो थोड़ा सा जानकारी रखा कीजिए अपना मुंह बोलने के पहले। अमित जी, मैं ऐसे कैसे बात कर सकती हूँ? मैं तो सोच करके आई थी कि रिपोर्ट पे बहस अमित भाई अलाउ, मुझे नहीं पता कितना राजनीतिकरण हो जाएगा। सुब्राष्ट्रा जी को रखिए। ओके सुब्राष्ट्रा जी, आई एम रियली सॉरी, आई कैन नॉट टॉक। आप अपनी बात रखिए सुब्राष्ट्रा। आमिश जी, ये 167 कंट्रीज को स्टडी करके ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये केवल भारत की बात नहीं है। इस रिपोर्ट का मूल मुद्दा यह है कि माइनॉरिटी टर्म को रीडिफाइन करने की जरूरत है। और ये एक रेयर फिनोमिना है कि किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी कंट्री में माइनॉरिटी को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया जाए। ये कुछ मोटे मोटे बिंदु है जो मैं बता रही हूं। इस रिपोर्ट का यह भी कहना है कि 167 कंट्रीज में से 123 देश ऐसे हैं जहां पे माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन बढ़ी है। ये साउथ ईस्ट एशियन और साउथ एशियन रियलिटी को भी समझते हुए जब इसने इस रिपोर्ट का जो फाइंडिंग है वो ये रहा है कि म्यांमार और भारत, ये 2 ऐसे देश हैं जहां पर माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन बढ़ा है और जो मेजॉरिटी उसका पॉपुलेशन कम हुआ है। पॉइंट तो यही है, देश में अक्सर दुनिया में अराउंड द ग्लोब, दुनिया में अक्सर देश ऐसे हैं जहां पे मेजॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ती है, लेकिन भारत में और म्यांमार में आपने बिल्कुल सही कहा, यहां पे मिनॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ी है। यानी यहां पर हिंदू बहुसंख्यक है उसकी जनसंख्या कम हो रही है और शार्प डिक्लाइन आ रहा है, और जो अल्पसंख्यक जिसको दर्जा दिया जाता है यानी मुस्लिम की जनसंख्या वो बढ़ रही है। ये क्लियर कट है और हमने देखा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, ये तो फैक्चुअल है। ओके अमीक जमाई, नाउ योर रिएक्शन टू दिस इज ऑल फैक्चुअल। शमिका रवि इज अ वेरी वेरी रिनाउंड इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वेरी वेरी रिनाउंड। आमिश देवगन जी, ये जो इकोनॉमिक एडवाइजर की रिपोर्ट है ना, ये अगले 5 दिन प्रधानमंत्री के भाषण, गृह मंत्री के भाषण की खाद है। जब तक कास्ट सेंसस इस देश में नहीं होगा, कोई किसी के बारे में कोई सर्वे आ ही नहीं सकता। तो अगर कोई सर्वे ऐसा था जो हो रहा था, तो भारत की संसद में इतना गंभीर सर्वे क्यों नहीं पेश किया गया, टेबल किया गया? क्यों प्रधानमंत्री भूल गए? इसका मतलब यह कि जब फर्जीवाड़ा, अरे इकोनॉमिक एडवाइजर फर्जीवाड़ा, ये प्रधानमंत्री की स्पीच लिख रहे हैं, भाषण लिख दो सीधे सीधे, प्रधानमंत्री को क्या बोलना है। अरे मुसलमानों के बारे में इतनी घटिया बातें करना, एक तो चंदा मांगने जाते हो अपने इन्वेस्टर दोस्तों से अरब वर्ल्ड में, ये कितनी घटिया और सतही एनालिसिस है। मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री कैसे ट्रीट करती है? मुसलमान वाली बात क्या है? ओके सुब्राष्ट्रा का राइट है जवाब देने का। सुब्राष्ट्रा जी, अमीक जमाई की बात का जवाब। मैं हैरान हूं कि इस देश में, जी मैं हैरान हूं आमिश जी कि इस देश में मुझे लगता है कि जैसा राजनीतिक माहौल बन रहा है, किसी भी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखी गई रिपोर्ट पे गहन और गंभीर चर्चा हो ही नहीं सकती। यहां पे तो सिंपल सी बात है, एक मैं अंग्रेजी में एक लाइन लिखी जो कि बहुत सही लाइन है कि ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज है वो एक प्रॉक्सी है बताने के लिए कि माइनॉरिटीज की स्थिति कैसी है हमारे देश में। यानी कि हमारे देश में जेन्युइनली मुसलमान प्रगति कर रहा है। इससे कौन मुसलमान नेता है जिनको दिक्कत होनी चाहिए? हमारे देश में मुसलमानों की प्रगति हो रही है, इससे किस नेता को दिक्कत होनी चाहिए? आज वारिस पठान जी यहां बैठे हैं, आज अमीक जमाई जी यहां बैठे, मैं ऐसे पॉइंट आउट करके नहीं कहना चाहती। आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तान के ऐसे 2 अल्पसंख्यक नेताओं के नाम आप लीजिए, मैं आपको फहरिस्त दे सकती हूं पाकिस्तान में ऐसे नेताओं की।
भारत में ऐसे नेताओं की जो पाकिस्तान के मुसलमानों के समक्ष खड़े होकर के अपनी बात आंख में आंख डाल करके कह सकते हैं, चाहे वो भले ही आमिर जमई हो, चाहे वो AIMIM के प्रवक्ता वारिस पठान जी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी हो या अकबरुद्दीन ओवैसी हो। मैं उनके विचारधारा से बिल्कुल समर्थन में नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूं ये भारत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी है, ये रिपोर्ट उस चीज को बता रही है। मैं समझ नहीं पा रही हूं कि इसमें राजनीतिकरण क्यों हो रहा है इतना। भाई पॉपुलेशन बढ़ी है, इससे आपको समस्या क्यों होनी चाहिए? पॉपुलेशन बढ़ी है मतलब क्रश नहीं किया जा रहा ना माइनॉरिटीज को, मतलब कि कोई प्रश्न। ओके अमीर जमाई शार्प रिबटल, देन वारिस पठान। ओके अमीर जमाई 10 सेकंड। सुब्राष्ट्रा, मैं आपको इज्जत बहुत ईमानदारी से बताऊं कि बतौर एकेडमिक मैं आपकी बहुत बेपनाह इज्जत करता हूं। आप मुझे बताओ कि जब यूनिवर्सिटी में आप कोई रिसर्च करते हो, एक साल लग जाते हैं किसी एक इशू पे रिसर्च करने में, 125 करोड़ लोगों का एक्सरे इकोनॉमिक एडवाइजर रात में ख्वाब देखता है और लाके बताता है प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी हिंदू तो घट रहे हैं, आपने रिपोर्ट पढ़ी नहीं है आमिर जी, तो मैं कैसे बात करूं? इकोनॉमिक एडवाइजर के पास ना इकोनॉमी का सेंस है, ना आर्थिक जानकारी है, ना कोई सर्वेक्षण है, ना कोई सर्वे है। अरे भाषण लिख दो भैया, देशों का भाषण लिखने का शौक है, ये भारत के सिर्फ मुसलमानों पे स्टडी नहीं है आमिर जी। आप शुरू से एक ही बात कह रहे हैं, भारत के मुसलमान, भारत के मुसलमान। भैया ये क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? अरे आपको इसका हिंदू मुस्लिम से कोई लेना देना नहीं। आप चाहते हैं कि इसको हिंदू मुस्लिम करके और आप इसका राजनीतिक लाभ उठाएं इस चुनाव में, बट ये रिपोर्ट उसके लिए है ही नहीं देंगे। हमारा सवाल वही होगा, एक बार रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपके पास ना हो क्योंकि आज शायद सर्वर बहुत ज्यादा बिजी होगा। मेरे पास रिपोर्ट मैंने अभी मंगवाई है अपूर्व जी से, मैं आपको भेज देती हूं। लेकिन एक सेकंड मैं वारिस पठान की बात करता हूं। ऑल ऑडियोज डाउन, वारिस पठान एंड प्रेम शुक्ला ऑन स्क्रीन। वारिस पठान, द स्ट्रेट क्वेश्चन इज दिस, आज का सबसे स्पष्ट सवाल यही है, जब ये रिपोर्ट आई है तो इसको हिंदू मुसलमान में धर्म के चाशनी में क्यों ओढ़ा जा रहा है विपक्ष द्वारा? प्रश्न ये है कि जब मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, जब मुस्लिम पॉपुलेशन वाइज फ्लरिश कर रहा है, तो फिर ये नैरेटिव क्यों बांटने की जरूरत है कि मुसलमान के साथ गलत हो रहा, अल्पसंख्यकों के साथ गलत हो रहा? तो पहले तो ये रिपोर्ट कहां से आई, क्या आई, किसको पता नहीं है, और इस वक्त क्यों लाने की जरूरत पड़ गई? रिपोर्ट आपको 3 तो किस वक्त लानी चाहिए थी? उसके बाद ये रिपोर्ट किस वक्त टारगेट कर दो। इसके पहले भी तो अमीश भाई जब सब बोल रहे थे आप खामोश बैठते थे कि वापस रिपीट करूंगा, टाइम आपका खोटी होगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। इस वक्त टाइमिंग देखिए आप अमीश भाई, 3 चुनाव के चरण हो गए, 3 फेज पोल का हो गया, बीजेपी को समझ में आ गया कि 150 पार करना भी नामुमकिन हो गया है। अब उस वक्त ऐसा रिपोर्ट लाते हो जो पता नहीं कहां से आता है। अरे एक रिपोर्ट और भी दर्शाता है कि मुसलमानों के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है वुमेन का वो कम हो चुका है। दूसरा ये भी बताता है कि मुसलमान हाईएस्ट यूजर है कॉन्डोम्स के देश के अंदर, डेटा दर्शाता है, तो उसकी भी बात करिए। लेकिन नहीं, इसको पोलराइज ही करेंगे, आपको डेवलपमेंट विकास की बात नहीं करना है। आपको ये मुद्दा बन गया है क्या चुनाव का अभी कि मुसलमानों को गाली बको, पाकिस्तान लाओ, औरंगजेब लाओ, जिन्ना लाओ, इसी बुनियाद के ऊपर अब बीजेपी आके प्रेम शुक्ला, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड फैलाने का मुसलमानों के खिलाफ उसी बेसिस के ऊपर आ गई है बीजेपी अभी। प्रेम शुक्ला जी 30 सेकंड। देखिए कहीं से भी इस रिपोर्ट के इस समय आने पर आपत्ति होनी क्यों चाहिए? रिपोर्ट की प्रामाणिकता पर चर्चा होनी चाहिए, उसमें जो आंकड़े हैं वो फैक्ट है कि नहीं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। और भाई बारंबार जो अमीर जमई जो हैं इस देश के खाद्यान्न लाभार्थियों को भिखमंगा करे, कटोरा लेके खड़े हैं और उन सबको हिंदू कह रहे हैं। अमीर जमई एक मुसलमान होकर जिस तरह से 80 करोड़ हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं, भिखमंगा कह रहे हैं, इससे ज्यादा जो है घटिया सांप्रदायिकता क्या हो सकती है? और उसके लिए मैं विनम्रतापूर्वक कहना चाहूंगा, न्यूज़ 18 जैसे अच्छे प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं। 80 करोड़ हिंदू समाज को गालियां दे रहे हैं, 80 करोड़ हिंदू समाज को गालियां दे रहे हैं और इतनी विकृत गालियां दे रहे हैं। इसके बाद भी जो है आप कह रहे हैं मुसलमान सुरक्षित है। एक जो है मुसलमान 80 करोड़ हिंदुओं को भिखमंगा कहे, नौकरी देनी थी, अगर मैं इनको नौकरी नहीं मिली, कितना चिढ़ जाएंगे। किसान कौन है? मुसलमान किसानी करता है, भिखमंगा कहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मुसलमान किसानी करता है और वो एमएसपी क्यों नहीं दिया हिंदू किसानों को? लाभार्थी है, 24 घंटे जो हिंदू की बात करते हैं, इसलिए मैंने विशेषकर पूछा। कैसे बेशर्म आदमी है? 80 करोड़ में 60 करोड़ हिंदू होंगे, कितने निर्लज्ज हैं। नौकरी हमारे हिंदू भाइयों की अग्निवीर में खत्म करी, मांगनी चाहिए।
लेकिन क्या ऑब्जेक्शन है, एक ऑब्जेक्शन है अमीक भाई, क्या आप अपने शब्दों को वापस लेना चाहते हैं? क्या यू वांट टू, अमीक भाई आपने 80 करोड़ हिंदुओं को, एक सेकंड और कुछ नहीं हो, आप अपने शब्द वापस लेना चाहते हैं? आपने 80 करोड़ हिंदुओं को भिखारी बोला है। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए ने, प्रधानमंत्री ने इस देश के जो 80 करोड़ हिंदू थे, हर घर में हमारे भारत के हिंदू फैमिलीज 10 किलो राशन, अरे भिक्षा में हिंदुओं को राशन नहीं मिल रहा है। आज सरकार ने 10 अपनी जानकारी को दुरुस्त करिए, लेने पे मजबूर कर दिया। देश के हिंदुओं को, हमारे लोगों को आपने भीख मांगने में मजबूर कर दिया है। हिंदू हमारे नहीं है, भाषा का प्रयोग है अमीर जी। हिंदू हमारे भाई नहीं है। किसान जी जिसको एमएसपी की बात थी, क्यों नहीं दिया? नहीं, आपने ये क्यों बोला? आपने देखिए अमीक जमई आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, नहीं, पलटिए मत। 24 घंटे मुसलमान करते हो, इसी पिच पे बात करेंगे आपसे हम। नहीं, आप 24 घंटे आपको जिस पिच पे बात करनी है वो आप करिए, वो आपका अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अब ये ईरान तो है नहीं, टर्की तो है नहीं, सऊदी तो है नहीं, अरब तो है नहीं कि वहां पर आपको बोलने की आजादी ना हो। यहाँ तो बोलने की आजादी है जी। आप 80 करोड़ हिंदुओं को भिखारी भी बोलेंगे तो सुनेंगे वो? बोलने की आजादी जो है, नहीं, बोलेंगे ना, आप बोलेंगे सुनेंगे सब लोग। ये है तो है नहीं, यहाँ तो बोलने की आजादी है। मेरी बात पकड़ लेंगे। यहाँ पर इस देश के प्रधानमंत्री, देश के अभी की बड़ी खबर सुनिए। हेडलाइन सप्लाई मत करो, बस हेडलाइन सप्लाई करना बंद करो अमीश देवगन जी। मुझे हेडलाइन सप्लाई इंडिया अलायंस कर रहा है। अभी की हेडलाइन सुनिए, ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। संजय राउत, उन्हें औरंगजेब दिखा रहा है भारत के प्रधानमंत्री के अंदर। संजय राउत का बड़ा आपत्तिजनक और विवादित बयान है, बेहद आपत्तिजनक बयान है। पीएम मोदी की औरंगजेब से तुलना करी है संजय राउत ने। औरंगजेब 27 साल से लड़ रहा था, लेकिन महाराष्ट्र में आके हार गया था। महाराष्ट्र में उसकी कब्र खोदी गई थी, यह कहा है संजय राउत ने। मैं रुक करता हूं प्रेम शुक्ला का। प्रेम शुक्ला, देखिए, श्रीमान संजय राउत के आका उद्धव ठाकरे ने एक बार मोदी जी के लिए अफजल खान शब्द का प्रयोग किया था और बाद में चरणों में शरण हुए थे। जब से वो श्रीमती सोनिया गांधी की शरण में गए हैं, औरंगजेब वादियों की शरण में गए हैं, जब से बम कांड के अभियुक्त बाबा चौहान जो हैं, उनके कंधों पर उनके प्रचार का बीड़ा उद्धव ठाकरे जी ने सौंपा है, तब से उनको सोते जागते उठते बैठते सिर्फ औरंगजेब दिखाई देता है। और वो बार बार गुजरात को औरंगजेब से जोड़ते हैं। गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ, सरदार पटेल का जन्म हुआ, जमशेदजी टाटा का जन्म हुआ, अजीम प्रेम जी का जन्म हुआ, लेकिन उनको सिर्फ औरंगजेब दिखाई देता है, क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जो औरंगजेब के औरंगाबाद को बनाए रखना चाहती थी और बाबा साहब ठाकरे के सपनों को जिन्होंने चकनाचूर कर रखा था, उसको संभाजीनगर हमने बनाया। जवाब संभाजी के नाम पर हमने संभाजीनगर बनाया। ओके, जवाब ले लेते। 1 सेकंड। ओके, वारिस पठान, क्या आपको लगता है इस टिप्पणी के ऊपर आपका रिएक्शन? वारिस पठान, देखिए अमीश भाई, साफ बात है कि बीजेपी को अभी पोलराइजेशन कर रही है। पर संजय राउत की बात पर आप क्या कहते हैं? कर रही है ये दो बीजेपी देश में नफरत फैलाने का काम कर रही है, दो समुदाय के बीच में नफरत पैदा कर रही है, एक हेट पैदा कर रही है। अब हमारे लिए तो चाहे संजय रावत हो चाहे इस तरफ एनडीए, दोनों भी एक ही सिक्के के दो हिस्से हैं। इन लोगों के पास महाविकास आघाड़ी का तो मैं क्या बोलूं अमीश भाई, आप सबने देखा 48 सीट है महाराष्ट्र के अंदर। यही संजय रावत जी, उनकी जो यूबीटी सेना है कांग्रेस के साथ है, इन्होंने तो एक भी मुसलमानों को टिकट नहीं दिया चुनाव लड़ने के लिए। बताइए, चलिए 90% मुसलमानों के वोट तो इनको चाहिए, मगर एक पोलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं करना चाहते मुसलमानों का, ना इनका कोई नियत है कभी देने की। इनके वरिष्ठ नेता छोड़ के चले गए। आरिफ नसीम खान ने कहा कि मैं कैंपेनिंग भी नहीं करूंगा क्योंकि लोग मुसलमान सवाल करेंगे। तब संजय रावत क्यों खामोश रह गए? क्यों नहीं संजय रावत ने कहा कि नहीं, हम अलायंस में है, हमको एक को तो देना ही चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी के हिसाब से एक को भी नहीं देते। इंडिया अलायंस का हिस्सा है। जवाब वारिस पठान की बात का। अमीश जी, मुझे अपनी बात को नहीं, वारिस पठान की बात का जवाब दीजिए। अभी अमीश जी मैं पूर्वांचल गया तो मैं एक बूढ़ी मां के घर पे नहीं, अमीक जमाई, वारिस पठान की बात का जवाब। और वो नहीं, मैं जवाब दे रहा हूं, मुझे अपनी बात कहने दीजिए प्लीज। मैं उनके घर में गया, मैंने पूछा कि मां कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है? तो बोला कि भैया बहुत गरीबी है,
अधिया पे लोग काम वो आते थे, अब तो अधिया पे भी काम नहीं मिल रहा है, राशन वगैरह मिल रहा है, उसी से काम उम चल जाता है। तो मैंने कहा कि माँ कुछ और कम पड़ता है, कैसे पूरा कर लेते हो? बोली बबुआ एक तो बात तो के कहा के बानी कि तुम लोग जब छोटे रहला तो हम लोग 10 किलो गेहूं किनारे निकाल रखते थे कि कोई भी भिक्षा के लिए आएगा, हम लोग उसको बांट दिया करते थे। आज लगता है कि भगवान का कोई प्रकोप हमारे लोगों के कपार पे आ गया है कि आज 10 किलो राशन का हम लोगों के लाइन लगाने का पड़ा है। तो आप सोचिए कि भारत के हर घर की यही कहानी है कि जो देने वाले, तो मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस अगर सरकार में आएगा तो गरीबों का राशन नहीं देने वाले बन गए, लेने वाले बन गए। जो देने वाला समाज था हमारा वो लेने वाला बन गया। और मोदी जी की जो वर्षा होती है इस देश के पूंजीपतियों पे होती है। कल आप गाली दे रहे थे 2 कॉर्पोरेट फोर्सेस को, मैं ये कह रहा हूं कि वो टेम्पो से जा रहे हैं, ट्रेवलर से जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं? छापा पड़वाओ उनके घर पे, ईडी आपका है, जेल डालो दोनों शुभराष्ट्र। कल आपने जिस तरह से गाली दिया है, इंडिया अलायंस ने हमेशा सिर्फ ये बात करी कि जो धन दौलत की लूट है उस पर रोक लगे। हमने पूंजीपतियों की मुखालफत नहीं करी कि वो देखो। ठीक है। ओके अमीक जब आपने भी बात को रखा। ओके शुभराष्ट्र टेम्पो कहां से मिल गया आपको? शुभराष्ट्र, टेम्पो की क्या खबर है? जी मैं दोबारा से इस रिपोर्ट पर आऊंगी आमिर जी, क्योंकि ये डिबेट इस रिपोर्ट पर थी। इस रिपोर्ट का मोदी जी की पॉलिसीज से, इस रिपोर्ट का आमिर जमई जी जो कह रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। इस रिपोर्ट का सिंपल सा कहना यह है कि 167 देशों में से 123 देश ऐसे हैं जहां पर मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, माइनॉरिटी की पॉपुलेशन बढ़ी है। उसी क्रम में यह आगे कहता है कि नेपाल, म्यांमार और भारत, ये 3 ऐसे प्रदेश हैं साउथ एशियन रियलिटी को अगर हम मद्देनजर रखें तो यहां पे जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है उसका भी डिक्लाइन हुआ है, माइनॉरिटी पॉपुलेशन बढ़ी है। अब इस रिपोर्ट में बहुत साफ शब्दों में बल्कि बोल्ड में लिखा है, मैं वो जरूर पढ़ के सुनाना चाहती हूं ताकि ये एजेंडा ध्वस्त हो सके। वी एब्स्ट्रैक्ट अवे फ्रॉम द कॉजेज ऑफ दिस चेंज and instead focus on the share of the minority population as a cumulative outcome measure of their well-being। मतलब हम ये जो 3 राइटर्स हैं इस रिपोर्ट के, वो कह रहे हैं कि हम ये जो चेंज हुआ है इसके कॉजेज पे नहीं जा रहे हैं। इस रिपोर्ट ये में स्पष्ट कर रहे हैं कि हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि माइनॉरिटी पॉपुलेशन जो है उनका क्यूमुलेटिव वेलबींग बढ़ा है। इस चीज को ये रिपोर्ट रेखांकित कर रही है। अब आप मुझे बताइए कि पीछे से जो भी बोल रहे हैं, तुम्हारा काम ही है ये भाषण लिखना। इतनी स्पष्टता से एकेडमिक अपनी बात को रख रहा है, ये आप जैसे नेताओं की जिम्मेवारी बनती है। अगर आप लोग एकेडमिक्स हैं तो ओके शुभराष्ट्र, सुनिए शुभराष्ट्र जी, सुनिए। बड़ा अफसोस, अरे अमित भाई, बड़ा अफसोस और ताज्जुब हो रहा है कि यहाँ पर भाजपा के भी प्रवक्ता बैठे हैं और हमारी बहन शुभराष्ट्र भी बैठी है। एक ने भी अब तक नवनीत राणा के जो बयान था, हेट स्पीच था, उसका खंडन नहीं किया। उन्होंने सबको मार डालने की बात की, 15 सेकंड में सबको खत्म कर देंगे, ओवैसी ब्रदर को छोटा बड़ा क्या क्या सब इस्तेमाल कर दिए, कोई खंडन नहीं। इन्होंने ये कहा कि उसको अरेस्ट करना चाहिए या इलेक्शन कमिश्नर को उसके खिलाफ संज्ञान लेकर एक्शन लेना चाहिए। ये मुद्दा नहीं है क्या? अच्छा, आपके हिसाब से ये मुद्दा नहीं है? जो चीज मुसलमानों के खिलाफ गई उसके लिए तो आप खामोश बैठ जाएंगे। नहीं, आप सुनिए, आप बोले तो मैं तो खामोश था ना। देखिए, किसी एकेडमिक पेपर पर अगर राजनीतिक बहस होगी तो सिंपल सी बात है, जो राजनेता राजनीति कर रहा है, लेट वारिस मेक हिज पॉइंट। शुभराष्ट्र, माय हम्बल रिक्वेस्ट, लेट वारिस मेक हिज पॉइंट। वारिस को अपनी बात रखने का अधिकार है। वारिस पठान, आपके सीनियर ने रिपोर्ट बनाकर डाल दिया ये वाली बात, तो आरएसएस का रिपोर्ट लग रहा है। अब सुनिए बात, आपको नहीं लगता कि जो नवनीत राणा ने कहा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का उल्लंघन है, हेट स्पीच के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जुड़ी हूं, आपको क्या कहना क्या चाह रहे हैं? अरे है ना सब कुछ, अरे आपकी भाषा से समझ में। सुनिए ना, आपको नहीं लगता है कि जो इन्होंने कहा थ्रेट किया डायरेक्ट, आपको नहीं लगता जो उन्होंने डायरेक्ट थ्रेट की कि हम सबको खत्म कर देंगे, 15 सेकंड का टाइम ले लो? अरे 15 घंटे का प्रेम शुक्ला इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। प्रेम शुक्ला, क्या नवनीत राणा ने सही बोला? प्रेम शुक्ला, क्या नवनीत राणा ने सही बोला? वारिस होल्ड ऑन, आपने अपनी बात को रखा। नवनीत राणा भी हमारे साथ जुड़ रही है अभी कुछ देर के अंदर। प्रेम शुक्ला, क्या नवनीत राणा ने गलत बोला? आपकी कैंडिडेट है बीजेपी की। अमीश जी गलत बोला था अकबरुद्दीन ओवैसी ने, उनकी जिहादी सोच प्रकट हुई थी जब कहा था 15 मिनट का समय दे दीजिए, कर देंगे। इसको भी डालो अंदर, केस चलाओ, सिर्फ इतना कहा
कि हमें 15 सेकंड दे दो, हम बताएंगे आप कहां से आए कहां जाएंगे। इसमें क्या गलत है भाई? जिहादी सोच, आपराधिक सोच नहीं, क्या गलत नहीं है। अच्छा, ये मुझे अगर किसी की है तो अकबरुद्दीन ओवैसी की है, और अकबरुद्दीन ओवैसी को इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए, वो अपराधी है। लेकिन होना चाहिए रजिस्टर। भाई नवनीत राणा ने सिर्फ इतना ही कहा, सुनिए भाजपा के बताएंगे आप आए कहां से जाएंगे, इसमें इतना बुरा क्या लग गया भाई? कहा उन्होंने कि हम सारे मुसलमानों को इन्होंने कहा कि जो नवनीत ने कहा सही कहा। जिहादी सोच करता है, इलेक्शन कमीशन और मोदी जी को, अपराधियों की भाषा बोलता है, और उस अपराधी के साथ ये खड़े रहते हैं। बड़ी खबर आई है, बड़ी खबर आई है। आज विवादित बयानों की झड़ी लगी है महाराष्ट्र से। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता हैं, उन्होंने बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करी है, बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करी है एकनाथ शिंदे को लेकर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर, और उनके बेटे को लेकर भी बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करी है। सुनिए जरा। गद्दार गद्दार ही रहेगा। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगी, दीवार में वो अमिताभ बच्चन अपना हाथ दिखाते हैं, उस पर लिखा है मेरा बाप चोर है। ये इनके माथे पे लगा है, श्रीकांत शिंदे के माथे पे लिखा है मेरा बाप गद्दार है। निश्चित तौर पर आदित्य ठाकरे के माथे पे लिखा जाना चाहिए कि मेरा बाप महागद्दार है, जबकि बाला साहब खुद कहा करते थे कि ये स्काउंड्रल जो हैं ये खुद धोखेबाज हैं, चीटर हैं। और तो ये आपने सुना प्रियंका चतुर्वेदी ने क्या कहा, और फिर शिवसेना के संजय निरुपम ने क्या कहा। मैं प्रेम शुक्ला से एक रिएक्शन लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी। अरे खुद प्रियंका चतुर्वेदी खुद बताएं कि वो कांग्रेस छोड़कर जो है शिवसेना में चली गई, तो उनके लिए कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाए। और उद्धव ठाकरे जो हैं वो जो जिन्होंने चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा। व्यूअर्स अब रुक कर लेते हैं हमारे एक्सक्लूसिव गेस्ट का। हमारे साथ आज मौजूद हैं अभिनेता और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता शेखर सुमन, और शेखर सुमन की नई वेब सीरीज सुपर डुपर हिट है, एक नहीं 43 देशों में सुपर हिट है, हीरा मंडी उसका नाम है, और वो सुपर डुपर हिट है। तो शेखर जी, एक हिट वेब सीरीज और अब एक वो पॉलिटिकल पार्टी जो कि तीसरी बार हो सकता है देश के अंदर सत्ता बनाए, नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाए, तो ये सहयोग है या प्रयोग है? देखिए, एक अभिनेता हमेशा प्रयोग पर ही निर्भर करता है। हीरा मंडी भी एक प्रयोग ही है, उसके कई सीन्स प्रयोग हैं, क्योंकि सेट पे आने पे सीन्स बदल देते थे भंसाली साहब, ये उनकी खासियत है, और फिर हम प्रयोग करते थे। भारतीय जनता पार्टी में आना एक प्रयोग भी है, एक संयोग भी है, एक योग भी है जी। और क्या है कि कुछ चीज़ों की आमद ऊपर से होती है, और कभी कभी आप खुद निर्णय नहीं ले पाते, और अचानक एक दिल की आवाज़ हुक कहीं से उठती है कि आपको ऐसा करना है या करना चाहिए, उसके तहत आप वो तत्पर हो जाते हैं और वो कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आपने 15 साल पहले बीजेपी के खिलाफ ही पटना साहिब में चुनाव लड़ा था, और शत्रुघ्न सिन्हा साहब के खिलाफ चुनाव लड़ा था। जी, आप एक बात को दुरुस्त कर दूं, ये खिलाफ शब्द ना यूज करें, मैं किसी के खिलाफ नहीं था, ना मैं पार्टी के खिलाफ था, ना शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ। ये तो एक कह लें कि ये एक तरीका है, ये इसी तरीके से, ये जैसे खेल में दोनों तरफ खिलाड़ी होते हैं, लेकिन वो अपोनेंट्स होते हैं, वो दुश्मन नहीं होते, वो चूंकि खेल का एक रिवाज है उस तरह से। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा आपको शत्रुघ्न सिन्हा आपको शत्रुघ्न सिन्हा आपको दोस्त, आपको कितना दोस्त मानते हैं? उन्होंने जब उस वक्त मुझे लगा कि अलग है जी, और जब मैं इस तरफ था जी। हालांकि सच बात आपको बताऊं, आपको मैं बात को पूरा करने दीजिए कि मैं सच बात बताऊं कि इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त राजनीति ने मुझे चुना था, जिसके लिए मैं तैयार नहीं था। इस वक्त मैंने ये रास्ता चुना है, फर्क ये है। उस समय मैं उतना परिपक्व भी नहीं था, फर्क है, और वो परिपक्व नहीं था, वो मैं बस चला गया, पर यूं कहूंगा उससे बहुत कुछ सीख के आया। मैं उसे अपनी गलती नहीं कहूंगा, सीख
कहूंगा कि उससे मैंने क्या सीखा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए, ये किससे अच्छी नहीं बात जुड़ना है चाहिए। ये अच्छी बात है कि आप लगातार सीखने का प्रयास करते हैं। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि मेरी हार से क्या सीखे हैं शेखर सुमन। जब उनसे पूछा गया कि अब उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वो मेरी हार को अब भूल गए हो, मुझसे मिली हार को भूल गए हो। देखिए जिंदगी सिर्फ, देखिए मैं कुछ गलत नहीं कहना चाहता। शत्रु जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और बड़ा स्नेह, अब बहुत प्यार उनका रहा है। मैं बहुत सम्मान से उनकी तरफ देखता हूं, बहुत एहतराम करता हूं। पर जिंदगी सिर्फ हार और जीत का खेल नहीं है। और जिस हार की वो बात कर रहे हैं वो हार तो उन्हें भी मिली उसी पार्टी से, उसी कंस्टिट्यूएंसी से, उसी निर्वाचन क्षेत्र जी, उसी जगह, लेकिन राजनीति तो हार जीत का खेल है। राजनीति के अंदर एक हारता है और दूसरा जीतता है। नहीं, अगर बीजेपी जीतेगी तो कांग्रेस हारेगी, अगर मोदी जीतेंगे तो राहुल गांधी हारेंगे ही। देखिए वो तो आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं जिंदगी की बात कर रहा था कि जिंदगी सिर्फ हार जीत का नहीं है ये खेल। मैं थोड़ा उसको फिलोसॉफिकली ले रहा हूं, चूंकि मैं एक्टर हूं, मैं कोई इतना हार्डकोर पॉलिटिशियन नहीं हूं। और बीजेपी में आने की वजह राजनीति से ज्यादा जज्बात है। क्या बिहार से चुनाव लड़ना चाहेंगे अगला आप? मैं चुनाव के बारे में अभी सोच ही नहीं रहा हूं। अगर आप मेरी बात समझें तो मैं चाह रहा हूं कि मैं पार्टी का हिस्सा बन के और पार्टी की जो आइडियोलॉजीज हैं, उनका जो फलसफा है, उससे जुड़ के उन पार्टी को या उस ख्यालात को और मजबूत कर सकूं। मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया है, जिस जज्बे के साथ वो निकले हैं, वो वाकई प्रशंसनीय है, सराहनीय है। बहुत काम किया है उन्होंने, मैं उस काम से जुड़ना चाहता हूं।